हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे संविधान एवं राज्य व्यवस्था के चैप्टर का। दूसरा नंबर चैप्टर हम शुरू करते हैं, दूसरे दिन की क्लास शुरू करते हैं। जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन अभी चल रही है, अभी हम अपने चूंकि मूल सब्जेक्ट पे नहीं आए हैं, मूल विषय पे नहीं आए हैं, तो एक दो दिन अभी हम विषय से संबंधित जानकारी जो है, छोटी छोटी जानकारियां, वो हम आपको अभी दे रहे हैं। तो कल हम आपने देखा था संविधान एवं राज्य व्यवस्था का हमने जिक्र किया था कि संविधान उन नियमों और प्रावधानों का संग्रह है जिनके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। संविधान सिद्धांत भी है, जैसे मूल अधिकार, नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व। और राज्य व्यवस्था क्या है? जब संविधान का उल्लंघन, सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो पॉलिटी जो है उसका संरक्षक है, राज्य व्यवस्था उसका संरक्षक है। और राज्य व्यवस्था के अनुसार संविधान का उल्लंघन होने पर दंड दिया जाता है, दंडित किया जाता है। और किस प्रकार से करती है? 3 प्रकार से। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर, और गैर संवैधानिक संस्थाओं द्वारा। गैर संवैधानिक संस्थाओं की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने संस्थाओं की चर्चा की। 3 संस्थाएं हमने आपको बताई थी, संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और गैर संवैधानिक या संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। उसमें भी 2 था, संवैधानिक और कार्यकारी। उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आज हम आपको यहाँ पे संविधान का वर्णन, चूंकि जैसा यहाँ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आज इसके बारे में थोड़ा हम और डीप में जाएंगे। तो संविधान का वर्णन जब हम करेंगे तो वही इसकी परिभाषा है कि नियमों और प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो यहाँ अगर हम इसको वर्णित करें तो इसको 3 भागों में हम बांट के देखते हैं। इसको हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। पहला भाग जो है वो दर्शन के रूप में हम देखते हैं। दूसरे भाग में हम सरकार का गठन देखते हैं। अब तीसरे भाग में अन्य या विविध देखते हैं। अन्य या विविध। जब हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं तो दर्शन से संबंधित जो बातें हैं, तो दर्शन में क्या क्या आती है? तो दर्शन में 4 चीजें हमारी मस्ट है। पहली जो है दोस्तों, उद्देशिका है। उद्देशिका या प्रस्तावना जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि संविधान में कहीं भी प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। किताबों में लिखा गया है, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि इसको प्रस्तावना कहा जाता है, सभी नोट्स में भी लिखा गया है। लेकिन हम आपको बता दें जो हमारा मूल संविधान है, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया है तो उसमें उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया, प्रस्तावना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा दर्शनीय पार्ट जो है हमारा वो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार। और तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसे कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो हमारा चौथा जो है दोस्तों, उसको मूल कर्तव्य कहा जाता है या मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो 82 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, जिसे रशिया के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे सवाल पूछता भी है कि, और ये अनुच्छेद 51 क में इसका जिक्र किया गया है, और यहाँ ये पूछता भी है, भाग 4 क में भी इसका जिक्र है। पूछता है भाग 4 क में क्या आता है? तो मूल कर्तव्य आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 51 क के अंतर्गत आता है। किसकी समिति की सिफारिश पर हुई? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसका जो है जिक्र किया गया संविधान में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो 82 संविधान संशोधन 1976 अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया।
इतना ही नहीं, 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी दर्जा दिया गया है, उसको छोटा संविधान का भी दर्जा दिया गया है। दूसरा पार्ट में हम देखते हैं सरकार का गठन। तो सरकार का गठन जब हम देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ पार्ट, ये जो है एरिया सरकार, ये क्या होता है, तो यहाँ हम दोस्तों छोटा सा लिख देते हैं, इसको आप समझ जाएं कि सरकार किसे कहते हैं। ये थोड़ा जान लेंगे क्योंकि छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है, पता रहेंगे तो अच्छी है। देश का शासन चलाने वाली जो संस्था है, देश का शासन चलाने वाली जो संस्था है उसे सरकार कहा जाता है। शासन चलाने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। अब यहां हम सरकार के गठन की बात करते हैं। तो सरकार के गठन के पहले तो हम ये देख लेते हैं कि देश का शासन चलाने वाली संस्था सरकार कहलाती है। तो इस संस्था में आते क्या क्या है। तो इस संस्था में जो है 3 चीजें होती हैं। इस संस्था में 3 चीजें होती हैं। एक हो गया आपका कार्यपालिका, ये सारी चीजें आपको हमारी पीडीएफ में मिलेंगी फॉर्मेटिंग के साथ अच्छे से। दूसरी आपकी हो गई विधायिका, और तीसरी जो है दोस्तों न्यायपालिका, ज्यूडिशरी, न्यायपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है दोस्तों? कार्यपालिका का काम है कानून बनाना। कार्यपालिका में आते कौन कौन? कार्यपालिका में आते कौन कौन है? तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये कार्यपालिका में आती है। इनका काम है कानून को लागू करना, इनका काम है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना इनका काम है। कार्यपालिका का काम क्या है दोस्तों? कानून को लागू करना। लेकिन लागू किस हिसाब से करते हैं? लागू 2 तरीके से, 2 सत्ताएं मिलकर काम करती हैं। एक तो मंत्रिपरिषद और दूसरा जो है नौकरशाही। दूसरा जो है आपका नौकरशाही। यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए, मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद अस्थायी संस्था है। क्यों अस्थायी संस्था है? क्योंकि हर साल चुनी जाती है, हर साल नहीं, हर आम चुनाव के बाद चुनी जाती है। क्योंकि लोकसभा का विघटन होता है 5 सालों में, ठीक है? तो ये अस्थायी है। हर चुनाव के बाद, हर आम चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद का गठन होता है, इसलिए अस्थायी संस्था या राजनैतिक संस्था इसको कहते हैं। राजनैतिक संस्था इसको कहते हैं। और ये जो है नौकरशाही, इसको स्थायी संस्था कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। स्थायी संस्था या प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन इसको कहा गया है। तो कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम यही है कि वो कानून को लागू करती है। तो कानून का निर्माण कौन करती है? कानून का निर्माण करती है विधायिका। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। और ये कौन कौन करते हैं? केंद्र स्तर पे संसद करता है और राज्य स्तर पे राज्य विधान मंडल करता है। ये जानकारी बहुत जरूरी है जाननी कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, कानून बनाता कौन है, कानून लागू कौन करता है। तो जब इसकी हमें जानकारी होती है तो चीजें हमको समझने में और आसानी हो जाती है। जैसे जैसे हम अपनी सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें हमारे लिए आसान होंगी। न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम है न्याय करना। न्यायपालिका का काम दोस्तों है न्याय करना। तो यहाँ पे जब हम संविधान का वर्णन करते हैं तो हमने इसको परिभाषा बता दी, नियमों प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। और उसमें 3 चीजें आती हैं पूरे संविधान में। 3 दर्शन, जिसमें उद्देशिका है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है। सरकार का गठन होता है। सरकार के गठन में
सरकार का गठन अभी हम बताएंगे, लेकिन सरकार क्या होती है? सरकार ये होती है जो देश की शासन चलाने वाली संस्था होती है, वही सरकार कहलाती है। और उसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीसरे पे न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, जैसे संसद और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल। कार्यपालिका का काम क्या है? इसी जो ये कानून निर्माण करेगी उस कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है। मंत्रिपरिषद और नौकरशाही के द्वारा, मंत्रिपरिषद अस्थायी संस्था या राजनीतिक संस्था है, नौकरशाही स्थायी संस्था या प्रशासनिक संस्था है। न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना। तो सरकार में ये तीन चीजें आ गई। अब जब हम सरकार के गठन की बात करेंगे तो थोड़े बड़े स्तर पे इसको हम बात करेंगे। हाँ, एक चीज हमने छोड़ दी यहाँ पे, अन्य और विविध में क्या क्या आते हैं। क्योंकि हम इसको डिस्कस करने लगे तो वहां पे थोड़ा सा चूक हो गई, तो माफ करना दोस्तों। उसको हम यहाँ पे बताते हैं। अन्य विविध में, हाँ, अन्य विविध में जो है पंचायत, नगर पालिका, चुनाव आयोग, नागरिकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा चीजें आपको। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो संविधान के वर्णन में तीन चीजें, दर्शन, सरकार का गठन, अन्य या विविध। दर्शन में उद्देशिका, प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ईटीसी भी यहाँ लिख सकते हैं। कुछ और भी चीजें आती हैं। उसके बाद सरकार का गठन। तो सरकार का गठन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम सरकार को देख लेते हैं। सरकार क्या होती है? शासन चलाने, देश की शासन चलाने वाली संस्था सरकार कहलाती है। उस संस्था में क्या आती है? विधायिका आती है, कानून का निर्माण वो करती है संसद राज्य विधानमंडल के द्वारा। कार्यपालिका आती है, वो क्या काम करती है? कानून लागू करती है मंत्रिपरिषद नौकरशाही के द्वारा। और न्यायपालिका काम करती है न्याय करना। जो अन्य विविध में तीसरा है, अन्य विविध में हमारी पंचायत व्यवस्था आती है, नगर पालिका व्यवस्था आती है, चुनाव आयोग आता है, नागरिकता आता है, ईटीसी एक्शकता इत्यादि भी आते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो सरकार के गठन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी तो हमने सरकार का गठन किया, अभी तो सिर्फ हमने देखा कि सरकार क्या होती है, लेकिन इस पूरे को जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सरकार की गठन में क्या क्या आती हैं, विधायिका में क्या क्या होती हैं, कार्यपालिका में क्या क्या होते हैं, न्यायपालिका में क्या क्या आते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, दूसरी क्लास हमारी चल रही है। उम्मीद करते हैं ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आएंगी। एक दो दिन में हम अपने मूल विषय पे आ जाएंगे। ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे विषय से संबंधित है। अब यहाँ जब हम सरकार के गठन की बात करते हैं तो सरकार के गठन में तीन चीजें आती हैं। एक आती है हमारी विधायिका, जैसे हमने पहला ही लिखा, कानून बनाना। अब विधायिका में क्या क्या आते हैं ये डिस्कस करेंगे। कार्यपालिका आती है, कानून को लागू करते हैं। तो कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं ये डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में क्या क्या आते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों विधायिका। विधायिका को दो स्तर पे अगर हम बांट के देखें, एक केंद्र स्तर पे और एक राज्य या प्रांत स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे अगर हम बांट के देखते हैं इसको तो दो चीजें आती हैं, राज्यसभा आती है, आगे इसको अभी डिस्कस करेंगे राज्यसभा होती क्या है, जिसे कहते हैं उच्च सदन। सवाल कभी कभी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च सदन है, तो राज्यसभा उच्च सदन होती है। दूसरा आती है लोकसभा, लोकसभा जिसे कहते हैं निम्न सदन। ये विघटित हो जाती है, ये अस्थायी है लेकिन ये स्थायी है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। प्रांत के स्तर पर राज्य विधानसभा आती है, राज्य विधानसभा, और दूसरा आती है राज्य विधान परिषद। ये हम डिस्कस करेंगे कितनी राज्यों में राज्य विधान परिषद
सभी राज्यों में राज्य विधान परिषद नहीं होते, कितने राज्यों में है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हाल ही में अभी आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ इसकी समाप्ति हेतु संसद में प्रस्ताव भी दिए हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका को भी दो स्तर पे बांटेंगे, एक केंद्र स्तर पे देखेंगे कार्यपालिका में क्या होते हैं, एक राज्य स्तर पे देखेंगे या प्रांत स्तर पे कि कार्यपालिका में क्या होते हैं। तो अगर हम केंद्र स्तर पे बात करते हैं तो जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है, प्रधानमंत्री पीएम कार्यपालिका का हिस्सा है, मंत्रीगण या मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद ये हमारी कार्यपालिका का हिस्सा है। और केंद्रीय सेवाएं ये भी हमारे कार्यपालिका का हिस्सा है। केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे यूपीएससी में जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, तो ये केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत आते हैं। राज्य के अंतर्गत क्या आते हैं, राज्यपाल आते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं, चीफ मिनिस्टर, उसके बाद राज्य स्तर पे मंत्रिपरिषद आती है या मंत्रिमंडल आती है, और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं। राज्य सेवा जैसे पीएससी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। तीसरे पे हम दोस्तों बात करेंगे न्यायपालिका में क्या आते हैं। तो न्यायपालिका की जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको चार भागों में बांटेंगे न्यायपालिका को। एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, एससी या सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है और सबसे बड़ा यही न्यायालय है। दूसरा है राज्य स्तर पे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तीसरा है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसी में अधीनस्थ न्यायालय भी आते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं अधीनस्थ न्यायालय। और एक चौथा आता है जो अन्य न्यायालय होते हैं। ये तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एक चौथा होता है अन्य न्यायालय। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें जैसे ई लोक अदालत। अभी यूपीपीसीएस 2020 में सवाल पूछा था कि पहली ई लोक अदालत कहाँ लगाई गई, तो छत्तीसगढ़ में लगाई गई थी। तो ई लोक अदालत आ गई, ई लोक अदालत। ग्राम न्यायालय आ गया, अदालत ग्राम न्यायालय आ गया। ग्राम न्यायालय का भी जिक्र अभी जोर शोर से चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रदेश अपने यहाँ ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं करते उनको जुर्माना लगेगा। पारिवारिक न्यायालय, फैमिली कोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा इत्यादि। तो ये चीजें हमने आपको यहाँ पे एक अच्छे तरीके से एक फॉर्मेटिंग द्वारा हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि कल जब हम संविधान राज्य व्यवस्था की बात किए थे उससे आगे बढ़े तो संविधान के वर्णन में आज हम देखते हैं कि संविधान का वर्णन जब हम करेंगे तो आज क्या चीजें इसमें आनी चाहिए। तो आज संविधान का वर्णन करते हुए पहले तो हमने देखा कि इसमें आती क्या क्या है। तो संविधान का वर्णन करते हैं हम दर्शन देखें। दर्शन में हमने आपको चार चीजें लिखाई, उद्देशिका या प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य इत्यादि। दूसरा हमने आपको दिखाया सरकार का गठन, जिसमें हमने सरकार के बारे में आपको बताया कि देश का शासन चलाने वाली संस्था सरकार कहलाती है और किस प्रकार से संस्थाएं ये काम करती हैं। विधायिका के स्थानांतरण, विधायिका काम करती है कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका न्याय करती है। फिर उसके बाद हमने आपको अन्य में बताया, अन्य में पंचायतें आई, नगर पालिका आई, नागरिकता आया, चुनाव आयोग आया इत्यादि। फिर हम सरकार के गठन की बात किए। तो जब सरकार के गठन की फॉर्मेटिंग ये रही कि सरकार के गठन में पहला विधायिका है। तो विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कैसे बनाती है, केंद्र स्तर पे
संसद द्वारा। संसद में क्या क्या आती है? राज्यसभा, लोकसभा, और राष्ट्रपति भी संसद में आता है। सवाल पूछा गया है कि संसद में कौन कौन सम्मिलित है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है। दूसरा है राज्य स्तर पे राज्य विधानसभा, विधान परिषद, इसमें कार्यपालिका जो कानून लागू करती है। केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या केंद्रीय सेवाएं जैसे यूपीएससी। राज्य स्तर पे राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सेवाएं जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन। न्यायपालिका पहले पे सुप्रीम कोर्ट, दूसरे पे हाई कोर्ट, तीसरे पे जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, चौथे में अन्य में ई लोक अदालत, ग्राम न्यायालय और पारिवारिक अदालत। इससे एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं बेसिक में, और वो हम आपको बताते हैं जो हमेशा हमारी आंखों से गुजरता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी हमें बहुत कम है या नहीं है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पड़े हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप देखेंगे तो बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे जो उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये चीजें होती क्या है। कई लोग डायरेक्ट सिलेबस पे ही आ जाते हैं, सिलेबस पढ़ा देंगे, सिलेबस ठीक है, समझ में आ जाएगा, सवाल आ भी जाएंगे, हम करके आ जाएंगे, हम उसकी सम्मान करते हैं उस चीज का, लेकिन हमें सब्जेक्ट के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं आखिर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें। तो इसमें हम बात करते हैं, कुछ हम फॉर्मेटिंग यहाँ दोस्तों करते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा कि आगे हम पढ़ने क्या है। संविधान, इसका जिक्र हमने आप लोगों के सामने किया कि संविधान क्या है। नियमों प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है, संविधान है। फिर संविधान को हम बांटते हैं किसमें? संविधान को बांटते हैं भाग में। संविधान को बांटते हैं भाग में, जिसे पार्ट कहा जाता है। फिर पार्ट को किसमें बांटते हैं? पार्ट को अध्याय में बांटा जाता है, चैप्टर में। पार्ट को अध्याय में बांटते हैं, चैप्टर में। बताने को तो हम सिलेबस ही शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं आपको तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप ये समझे कि हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। फिर आने वाले जो भी हमारे सिलेबस है उस सिलेबस को हम इसको जोड़ेंगे तो हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी। और ऐसा ही नहीं, कल से जब मैं ये इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा हूँ तब से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि ये सवाल बने हुए हैं और हर एक चीज में आपको सवाल मिलते ही जा रहे हैं। अध्याय को हम बांटते हैं अनुच्छेद में। अनुच्छेद क्या होता है, जिसे आर्टिकल कहा जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। अनुच्छेद को फिर हम बांटते हैं क्लॉज में, जिसे हिंदी में परंतुक कहा जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि क्लॉज को कहा क्या जाता है हिंदी में, इसको परंतुक कहते हैं। और परंतुक को फिर हम सब क्लॉज में बांटते हैं, उप परंतुक में, उप परंतुक में। उप परंतुक सब क्लॉज में। अब जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो चूंकि हम पहला पार्ट तो भाई देख चुके हैं, पहली चीजें इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, संविधान क्या है ये तो हमारा पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं भाग क्या होता है। तो हमें आपको यहाँ बता दें एक चीज छोटा सा कि मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में जब हम मूल संविधान की चर्चा करते हैं, उसको पढ़ेंगे तो उसमें 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। इसको हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे नोट्स में, जब आपको मिलेगा तो ये पढ़ेंगे आप, इसको समझ में आएंगे। और सारी चीजें एक ही जगह हमने रख दी हैं। वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। अब भाग होते क्या है? संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाना शुरू किया तो चूंकि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इतना लंबा संविधान कहीं भी पूरे विश्व में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों बनाया गया, ये जब हम संविधान निर्माण की बात करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे कि इतना लंबा संविधान क्यों बनाया गया। फिलहाल हम ये देखते हैं पार्ट होते क्या है। तो हम बात कर रहे थे जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीजें जो हैं विशिष्ट प्रकार की फैली हुई हैं।
तो उन विशिष्ट प्रकार की चीजों को एक ही जगह एकत्रित करने के लिए, एक ही जगह संकलित करने के लिए उन्होंने भाग का निर्माण किया। अगर हम भाग की सही परिभाषा देखें तो भाग की सही परिभाषा ये है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान को व्यवस्थित बनाने के लिए सभी प्रकार, एक विशिष्ट प्रकार की चीजों को एक ही जगह एकत्रित या संकलित कर दिया, जिसे भाग कहा जाता है। जैसे मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? एक विशिष्ट प्रकार की चीज है। इसका जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 में है। अब 12 से 35 तक जो भी है, जैसे 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियां, ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों को कम करती हो, उससे संबंधित जिक्र है। 14, 15, 16, 17, 18 जो है हमारा समानता का अधिकार है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा दूसरा, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा शैक्षणिक संस्था का अधिकार, और छठवां जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर उसके बाद 31 को विलोपित कर दिया गया है, 32 की बात की गई है, 33 की बात की गई, 34 की, 35 की। तो ये जब 12 से 35 की बात करते हैं मूल अधिकार में, तो चूंकि ये फैला हुआ था तो इसको एक जगह एकत्रित करने के लिए भाग का निर्माण कर दिया गया। इसलिए मूल अधिकार को रखा गया भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकार को रख दिया गया। इसी तरह नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, तो उसको भाग 4 में रख दिया गया। भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में इसको रख दिया गया। आर्टिकल भाग 4 में इसको रख दिया। इसी तरह नागरिकता को 5 से 11 भाग 2 में रखा गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विशिष्ट प्रकार की चीजें थी, इनको एक ही जगह संकलित किया जाए तो उसको भाग का दर्जा दे दिया गया, भाग कहलाया। तो ये भाग की बातें होगी। फिर भाग को भी अध्याय में बांटा गया। क्यों? ये सब तो छोटे छोटे भाग हैं, कुछ भाग बड़े होते हैं। जैसे भाग 5 की बात करें तो संघ शासन की बात करता है, संघ के शासन की। तो जब हम भाग 5 की बात करते हैं, संघ के शासन की बात करते हैं, तो चूंकि उसमें जो है अनुच्छेदों की संख्या ज्यादा है, वो 52 से 151 तक है, तो चूंकि बहुत लंबा, बहुत विस्तृत है, इसलिए भाग को बांट के, वर्गीकृत करके और छोटा करके अध्याय में बांट दिया गया। जैसे भाग 5 है संघ का शासन, तो इसमें भी तो हम बांटेंगे, तभी तो ये छोटा हो गया, तो इसको हम अध्याय में बांट दिए। अध्याय में, तो अध्याय 1 में हम क्या कर दिए? कार्यपालिका डाल दिए। अभी हमने कार्यपालिका का जिक्र किया यहाँ पे। अध्याय 2, अध्याय 1 में बांट दिए कार्यपालिका, अध्याय 2 कर दिए संसद, बना दिए इसको, संसद में बांट दिया, विधायिका कर दिए। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इसमें बांट दी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अध्याय 4, अध्याय 4 में न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका कर दी, संघ की न्यायपालिका। तो यहां हम ये कहने का मतलब बस यही है हमारा कि जितने भी बड़े भाग थे, जो भी बड़े भाग हैं, उन बड़े भागों को अध्याय में वर्गीकृत कर दिया गया। छोटे भाग तो ऐसे ही बने रहे, लेकिन बड़े भागों को अध्याय में वर्गीकृत कर दिया गया। तो अध्याय की अगर हम परिभाषा करते हैं तो अध्याय की परिभाषा दोस्तों यही आती है कि संविधान में कुछ भाग तो छोटे थे, परंतु कुछ भाग बहुत बड़े विस्तृत थे, उनको कम करने के लिए, छोटा बनाने के लिए अध्याय का जो है उपयोग किया गया, अध्याय में बांटा गया। फिर अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद क्या होता है? पहला हमने संविधान पढ़ा, दूसरा हमने भाग पढ़ा, तीसरा हमने अध्याय पढ़ा। अध्याय के बाद हम चौथा पढ़ते हैं अनुच्छेद। तो यहाँ बात करते हैं छोटे भागों और अध्यायों को और सरल बनाने के लिए। परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि भागों को या छोटे भागों को और अध्यायों को सरल बनाने के लिए अनुच्छेद की स्थापना की गई। ठीक है, तो यही मूल अधिकार है। तो अब मूल अधिकार को और सरल बनाने के लिए हमने उसको अनुच्छेद की संज्ञा दे दी कि मूल अधिकार में आता क्या है। जैसे राज्य, तो राज्य का स्थान कहाँ होगा? अनुच्छेद 12 में। विधि की समानता 14 से 18,
तो कहाँ में आएगा, उसको अगर हम पढ़ेंगे कि विधि की समानता में 14 से 18 है तो कैसे उसको सरलीकृत किया गया है, तो 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, तो अनुच्छेद में बांट के भाग और अध्याय को और सरल कर लिया गया। अब यहाँ हम बात करते हैं परंतुक या क्लॉज की। तो जैसे देख रहे हैं संविधान को बांटे भाग में, भाग को बांटे अध्याय में, अध्याय को बांटे अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद को परंतुक में कैसे बांटे। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं कि भाग ही की तरह बड़े हैं, जैसे आर्टिकल 39, जब डीपीएससी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 39 में भी कही है 39A, 39 क्लॉज ए, 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी। हाँ, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मेरे मुंह से अभी अचानक निकल गया 39A, ये गलत है। अगर ये है 39A, क्या होता है 39A ये है, ठीक है, इसको 39A कहेंगे, लेकिन इस ये लिखा रहेगा तो इसको कहेंगे 39 क्लॉज ए, 39 क्लॉज बी। तो 39 क्लॉज ए, 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी, तो बड़े अनुच्छेदों को और सरल करने के लिए क्लॉज में विभाजित किया गया परंतुक में। तो जब हम देखेंगे तो गणना की इसलिए क्या, जब हम भाग की बात की कि मूल संविधान में 22 है और वर्तमान संविधान में 25 है, तो क्यों है, तो जैसे भाग की बात करते हुए उस वक्त हम आपको बताए नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पीछे आते हैं और बता देते हैं कि जैसे भाग 4 है, ठीक है, तो ये तो मूल संविधान में आ गया, लेकिन भाग 4 क इसको संवैधानिक संशोधन द्वारा जब जोड़ा गया तो ये वर्तमान संविधान का हिस्सा हो गया, इसलिए इसको जोड़ के 25 ये भाग आते हैं। उसी तरह अनुच्छेद जो है, कुल अनुच्छेद मूल संविधान में 395 है, मूल संविधान में टोटल अनुच्छेद 395 है, लेकिन वर्तमान अनुच्छेद में वर्तमान संविधान में टोटल अनुच्छेदों की संख्या 470 है। कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि नहीं 470 नहीं 465 है, 444 है। ये हम वर्तमान डाटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी संवैधानिक संशोधन हुआ है, जैसे जीएसटी काउंसिल बनी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो टोटल संविधान की संख्या अब वर्तमान में 470 हो गई है। अगर इसका जिक्र हम करें तो गणना के हिसाब से 470 होती है। कैसे होती है कि जैसे आर्टिकल 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 43A, ऐसे ऐसे करके है ना। तो जैसे आप ऐसे गिने तो एक 39, 1, 2, 3, 4, 5 हुई, तो मूल संविधान में इस हिसाब से जोड़ा गया। लेकिन अब गणना की दृष्टि से देखेंगे तो एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे देखते हैं तो 5 होता है, तो जो मूल संविधान में आता है। लेकिन जब संवैधानिक संशोधन करके जोड़ा गया तो इसको भी ऐड करेंगे तो 470 टोटल आएगा। तो कहने का मतलब हम ये आपको बता रहे थे, इसका मेन उद्देश्य ये था कि लोग समझ नहीं पाते कि मूल अनुच्छेद में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो वर्तमान में 470 कैसे हो गया। तो यहाँ हम आपको ये समझाएं कि कैसे हुआ, संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ। अब हम आपको समझाते हैं परंतुक कि उपपरंतुक। जैसे कुछ अनुच्छेद बड़े हैं, उनको तोड़ के परंतुक क्लॉज में बांटा गया, वैसे कुछ क्लॉज भी बड़े हैं, उनको भी तोड़ के उप क्लॉज में, सब क्लॉज में या उपपरंतुक में बांटा गया। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज ए का 19, ये सब क्लॉज 1। अगर इसकी बात करते हैं 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, जिसमें विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता आती है। तो इसी तरह जब हम 19 क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी ऐसे आते हैं। तो जो परंतुक है, क्लॉज है, उनको भी तोड़ के हमने उपपरंतुक में बांट दिया। तो यहाँ पे अगर एक बार फिर से समराइज करें तो संविधान को हमने बांटा, संविधान को हमने बांटा भाग में, भाग को हमने बांटा अध्याय में, अध्याय को बांटा हमने अनुच्छेद में, अनुच्छेद को परंतुक क्लॉज में, और परंतुक को उपपरंतुक सब क्लॉज में।
यहाँ ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये नई चीजें हैं, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। अब यहाँ हम बात करते हैं आइए भाग की। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे सवाल में आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सवाल में पूछा है मतलब पेपर में कि भाग ये पंचायती किस भाग में आती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें यहाँ होती हैं। तो हम भाग की चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में कि भाग क्या है। भाग संविधान को व्यवस्थित बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार की चीजों को एक ही जगह एकत्रित किया गया है, जिसे भाग कहा गया। ठीक है, तो भाग मूल रूप से भाग 22 है, वर्तमान में 25 हैं। उसके बाद कुछ भाग जो है जोड़े गए, जैसे भाग 4 क, भाग 9 क, भाग 9 ख और भाग 14 क। जब हम इसकी चर्चा करते हैं, और एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि भाग 7 को जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। अब भाग 7 नहीं है, भाग 6 के बाद सीधे भाग 8 है। तो यहाँ हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि संवैधानिक संशोधन द्वारा कितने भाग को जोड़ा गया। तो भाग 4 और भाग 14 को, भाग 4 को और भाग 14 को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। भाग जो 9 क है, भाग 9 क में जो नगर पालिका आती है उसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जो है जोड़ा गया। अभी सवाल भी आया हुआ था कि संविधान में तीसरा लेयर कब जोड़ा गया, या तो ऑप्शन में था 1978, 1992, 1993। तो कई लोगों का ये गलत हो गया, तो 1993 लगा के आए थे। ये सही आंसर है 1992। और भाग 9 ख को जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन एक्ट 2011 द्वारा। भाग 9 क में जो है आपका नगर पालिका का जिक्र किया गया है। इसमें जो है नगर पालिका का जिक्र है भाग 9 क में। भाग 9 ख में जो है सहकारी समितियों का जिक्र है, सहकारी समितियों का जिक्र है। भाग 4 क में हमने आपको बताया मूल कर्तव्य का जिक्र है। और भाग जो है 14 क में आपका ट्रिब्यूनल का जिक्र है, अधिकरण का जिक्र किया गया है। ट्रिब्यूनल्स का। तो यहाँ दोस्तों आज का जो बेसिक जानकारी की बात थी, आज की जो बेसिक चीजें थी हमने आपको यहाँ पे बताए। और मेरा मेन मोटिव यही था कि संविधान और राज व्यवस्था जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें चीजें जो आती हैं वो उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है, वो चीजें हम यहाँ समझे। और हमने आपको इस समझाने के दौरान सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा यहाँ हमने थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ ले आई। और जो भी इन 2 दिनों की क्लासेस में हुई है उनसे सवाल भी बने हुए हैं, उनसे बने सवालों का भी जिक्र किया। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी एक संविधान और राज्य व्यवस्था की थोड़ी सी हमें जो जानकारी होनी चाहिए वो हमने आपको यहाँ प्रस्तुत करके दिखाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की हमारी ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी हुई होगी। और पसंद आई होगी तो आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी सवाल होंगे, आप हमें कमेंट में अपने फीडबैक द्वारा दीजिएगा। हम उसका समाधान करेंगे और आगे और अच्छे और एनर्जी से हम आपको ये क्लासेस और आगे पढ़ाएंगे। जो भी चीजें रहेंगी, जो भी समस्याएं रहेंगी, जो भी चुनौतियां आएंगी, उसका हम समाधान मिलकर करेंगे।
तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।